नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हम पहुंच चुके थे 1915 तक। यानी 1915 में जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी की भारत में वापसी हुई और 9 जनवरी को आज हम सभी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी 1895 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका भारत से गए और वहां 20 सालों तक रहे और 20 सालों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में तमाम गतिविधियां की, जिसकी हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी और हमने आपको बताया था कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते थे। वहां उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की और टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना की। इस तरह से उन्होंने अश्वेत लोगों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सबसे पहली बार सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया था। तो उसी को आज हम उन्हीं बिंदुओं को साथ में लेकर उससे आगे की चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, 1915 के अंत तक तिलक जेल से रिहा हो चुके थे और उन्होंने 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। देखिए, परीक्षा में कभी प्रश्न आता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो होम रूल लीग ये जो संस्था है ये 1916 में एनी बेसेंट और तिलक इन दोनों ने मिलकर बनाई। सबसे पहले 28 अप्रैल 1916 को पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और उसके बाद 23 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की। सबसे पहले तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की संस्था स्थापित की और उसके बाद 23 सितंबर 1916 को मद्रास में एनी बेसेंट ने इसकी दूसरी शाखा स्थापित की। और इसके बाद पूरे भारतवर्ष में एक जबरदस्त आंदोलन चलाया गया जिसे हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो होम रूल आंदोलन भारत में कब चला? होम रूल आंदोलन 1916 में भारत में प्रारंभ हुआ और ये आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट ने एक साथ मिलकर चला। एनी बेसेंट 2 समाचार पत्र निकालती थी, एक का नाम था कॉमनवेल्थ और दूसरे का नाम था न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट के द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले जाते थे। एनी बेसेंट भारत में 2 समाचार पत्र निकालती थी। नंबर 1 कॉमनवेल्थ और नंबर 2 न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट के द्वारा भारत में 2 समाचार पत्र निकाले जाते थे। पहला था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट के द्वारा भारत में समाचार पत्र निकाले गए। दूसरी बात, इस आंदोलन से यानी होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी और एनी बेसेंट जो है कि लोकप्रियता बढ़ने के बाद कांग्रेस ने 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बन रही है? 1917 में। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। लेकिन आज चर्चा जो हमारे सामने आई है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो हमारे सामने उत्तर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी।
1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से आ चुके थे, भारत की सक्रिय राजनीति से जुड़ चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया, जैसे कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल मास्टर ऑफ मिस्टर गांधी एंड ही वाज आल्सो पॉलिटिकल मास्टर ऑफ मिस्टर जिन्ना। गोपाल कृष्ण गोखला गांधी के ही नहीं, जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। लेकिन अभी तक गांधी नाम का सूर्य भारतीय नक्षत्र पर नहीं चमका था, और चमकना अभी उस बाकी था। 1917 में चंपारण में किसानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। गांधी इस समय लखनऊ में थे। गांधी को जब ये सूचना चंपारण के किसानों की लखनऊ में राजकुमार शुक्ल के द्वारा मिलती है, तो गांधी चंपारण पहुंचते हैं और वहां के मजदूरों का जो आंदोलन है उसका नेतृत्व करते हैं। गांधी का भारत में ये पहला आंदोलन है 1917 का चंपारण आंदोलन। ध्यान रखिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था। 1917 में गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण आंदोलन। बहुत अहम क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन में गांधी ने किसानों का नेतृत्व किया और गांधी के नेतृत्व में किसानों को सफलता मिली, और यहां से गांधी एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। वर्ष 1918 का था। 1918 को गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर किसानों ने अंग्रेजी सरकार को कर अदायगी करना बंद कर दिया और एक आंदोलन कर दिया। गांधी को खेड़ा बुलाया गया और गांधी ने खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया, और गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन भी सफल हुआ। यही नहीं, इसी वर्ष 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी बड़ी स्ट्राइक की और एक आंदोलन प्रारंभ किया, और गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन का भी नेतृत्व किया और गांधी को सफलता हासिल हुई। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन लड़ा और 1918 में गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन लड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1918 में खेड़ा आंदोलन और 1918 में ही अहमदाबाद आंदोलन गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। गांधी के नेतृत्व में 1917 और 18 के बीच जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन लड़े गए, इससे गांधी एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में भारतीय जनमानस के सामने प्रस्तुत हुए। गांधी एक ऐसे महामानव के रूप में भारतीय जनमानस के सामने आए जिसके नेतृत्व में अगर कोई भी आंदोलन लड़ा जाएगा तो उसमें सफलता की गारंटी दिखाई देती है, और यहीं से हमारा एक युग शुरू होता है भारतीय राजनीति में, जिसे गांधी युग के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज ए गांधीयन एरा। तो ध्यान रखिएगा, यहां से गांधी युग का प्रारंभ होता है। 1918 का वर्ष भारतीय राजनीति में एक नई करवट लेता है, एक नई दिशा लेता है। भारत में तमाम आंदोलन बढ़ चुके थे। अंग्रेजी सरकार भारत में बढ़ते इन आंदोलनों से चिंतित थी। इनकी गोपनीय जांच कराने के लिए, आंदोलन के बढ़ते हुए खतरों को समझने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1918 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था सेडिसन कमेटी। ध्यान रखिएगा, सेडिसन कमेटी की स्थापना कब की गई? 1918 में। 1918 में सेडिसन कमेटी की स्थापना की गई, सेडिसन कमेटी गठित की गई। इसका काम था भारत में उभरने वाले मजदूर आंदोलन और खासतौर से राष्ट्रवादी आंदोलनों की जांच करना और उनके खतरे से देश को बचाने की कोशिश करना। इस उद्देश्य से अंग्रेज सरकार के द्वारा 1918 में सेडिसन कमेटी गठित की गई, और आपको बता दें 1 वर्ष तक जो है
इस कमेटी के नुमाइंदों ने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया और उन तमाम दस्तावेज जो है एकत्र किए जो भारत में संभावित खतरे के लिए बड़ी आशंका बने हुए थे। और इसके बाद इस एक वर्ष के गहन अध्ययन के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा इन नुमाइंदों के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर एक कानून अंग्रेज सरकार के द्वारा 1919 में बनाया गया, इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अहम कानून है। 1919 में अंग्रेज सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट क्या है? एक काला कानून है। काला कानून एक ऐसा कानून था, अंग्रेज सरकार ने स्पष्ट रूप से इस कानून के माध्यम से उल्लेखित किया था कि सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस करना प्रतिबंधित है। कहीं भी सभाएं करना प्रतिबंधित कर दिया गया। कहीं भी 4 या 5 व्यक्ति किसी भी आम स्थान पर खड़े होकर राजनीतिक चर्चा करते हुए पाए गए तो इस एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार के पास यह अधिकार है कि वो उनको पकड़कर जेलों में डाल सकती है। यानी बिना मुकदमा चलाए उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है और उन्हें जेलों में डाला जा सकता है। पूरे देश के अंदर इस काले कानून का विरोध हुआ, इसको काला कानून नाम दिया गया। दिल्ली में भी जो है भरपूर विरोध किया गया इस कानून का और दिल्ली में बड़ी गिरफ्तारियां हुई। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में। ध्यान दीजिएगा, ये रॉलेट एक्ट है, इसी को हम काला कानून कहते हैं। काला कानून के नाम से कौन सा जाना जाता है? काला कानून। ये है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है और इसे नो अपील, नो वकील और नो दलील वाला कानून कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट जो है, जो अंग्रेज सरकार के द्वारा 1919 में पारित किया गया, जिसे नो अपील, नो वकील और नो दलील वाला कानून कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, कोई भी मुकदमा नहीं चलता था। अंग्रेज सरकार के पास यह अधिकार था कि वो राजनीतिक चर्चा करने वाले 5-6 व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए सलाखों के पीछे डाल सकते। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में इस एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल व किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में इस एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई के लिए पूरे देश में मांग हुई और पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इनकी रिहाई के लिए एक बहुत बड़ी सभा हुई। इतनी बड़ी ये सभा थी, पूरे पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था, सभा करना प्रतिबंधित था। उसके बाद भी सैकड़ों लोग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में जमा हुए और उद्देश्य क्या था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई की मांग करना। जनरल डायर, जो वहां का पुलिस अधिकारी था, उसने 8 बटालियंस को तुरंत आदेश दे दिए गए। देखते ही देखते जलियांवाला बाग के मैदान को चारों ओर से घेर लिया गया और 10 मिनट के अंदर ही विदाउट प्री इंटीमेशन ही गिवन द ऑर्डर ऑफ ओपन फायर। 15 मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट के भीतर ही जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्र निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही आदेश दिया गया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, कोहराम मच गया, लोगों की चीखें सुनाई दी। केवल एक सकरा रास्ता था, इतनी तेज भगदड़ मची कि बहुत सारे लोग दब के मर गए, कुछ कुएं में कूद गए और कुछ गोलियों का शिकार हुए। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया था। इस घटना के बाद पूरा भारत स्तब्ध था और इस घटना का भारत में पुरजोर विरोध किया गया। पूरे देश के अंदर एक सन्नाटा पसर गया। अंग्रेजी सरकार का वास्तविक चेहरा इस घटना ने उजागर कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ये घटना किस नाम से जानी जाती है? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये कब हुई? 13 अप्रैल
1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और मैंने आपको जैसा बताया था कि इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना की सर्वत्र निंदा हुई। गांधी ने 1915 में अंग्रेज सरकार से जो प्राप्त कैसरे हिंद की उपाधि थी वो वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि वापस कर दी। और वहीं वायसराय की काउंसिल के सदस्य शंकर राव ने काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा, इस घटना के बाद यानी जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस की है, और वायसराय की काउंसिल के सदस्य शंकर राव ने काउंसिल से इस्तीफा दिया। ये देश के अंदर एक बड़ी घटना थी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखता हूं मैं, इस घटना के बाद गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड व सर की उपाधि। ध्यान दीजिए, बहुत अहम प्रश्न है कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की? गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की, और वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस की। और वायसराय की काउंसिल के सदस्य शंकर राव ने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग की घटना के पश्चात वायसराय की काउंसिल के सदस्य ये शंकर राव ने इस्तीफा दिया। तो देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं कि चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन है। 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी के नेतृत्व में लड़े गए। और 1918 में सेडिसन कमेटी का गठित हुआ जो भारत में बढ़ने वाले आंदोलनों की जांच कर रही थी। और इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके आधार पर 1919 में रॉड टैक्स पारित हुआ, जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं। इसे नो अपील, नो वकील और नो दलील वाला कानून कहते हैं। दिल्ली में इसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और मैंने आपको बताया था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो घटना घटी जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष जनता पर गोलियां बरसा दी, इसके बाद, इस घटना के बाद गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और वहीं जो है वायसराय की काउंसिल के सदस्य शंकर राव ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, जलियांवाला बाग जिसने देश के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने में और मजबूती देने में अपना अपार योगदान दिया। 1919 में एक और घटना हमारे सामने आती है। देखिए, 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। 1918 में ही, 18 के अंत में ही ये युद्ध समाप्त हो चुका था और इसमें टर्की साम्राज्य पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर दिया। टर्की का जो सुल्तान था, जिसे खलीफा कहते थे, उसे उसकी गद्दी से उतार दिया गया और टर्की साम्राज्य का विभाजन कर मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इस तरह से टर्की से खलीफा के
को उतार कर पैदल कर दिया गया। ये बात पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक चैलेंज थी। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस घटना का विरोध किया और पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चला, पूरी दुनिया में एक आंदोलन चला जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। भारत में भी जो है भारतीय मुसलमानों ने भी इसका विरोध करते हुए भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया और भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, जो है मोहम्मद अली और शौकत अली। ध्यान दीजिएगा, भारत में 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा प्रारंभ किया गया। अली बंधुओं द्वारा प्रारंभ किया। ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और खलीफा के विरुद्ध अंग्रेज सरकार का जो रवैया था उसका पुरजोर विरोध करते हुए देश के अंदर एक आंदोलन चला। गांधी ने इस परिस्थिति और नब्ज को अच्छे से पहचाना। गांधी घटनाओं को अच्छे से देख रहे थे। गांधी समझ चुके थे ये सही समय आ चुका है, क्योंकि 1919 के वर्ष में 3 बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। गांधी ने खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का सहयोग किया और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही और इसके बाद गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 1920 में गांधी के नेतृत्व में देश के अंदर पहला अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1920 में ईस्वी में गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ये पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अंग्रेज सरकार का विरोध किया। गांधी ने इसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए थे। ये कार्यक्रम थे कि बच्चे सरकारी स्कूल और कॉलेजों में नहीं जाएंगे, लोग सरकारी नौकरियां छोड़ेंगे, सरकारी पदवियां छोड़ेंगे, सरकारी न्यायालयों में जाना छोड़ेंगे, सरकारी दावतों में जाना छोड़ेंगे, सरकारी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे और विदेशी सरकार द्वारा जो भी उन्हें उपाधियां या सम्मान दिया गया है वो वापस कर देंगे। विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे और गांधी के आह्वान पर पूरा राष्ट्र खड़ा हो गया। बच्चों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, न्यायालयों में जाना छोड़ दिया। इस तरह से पूरे देश के अंदर असहयोग का वातावरण स्थापित हुआ। जगह जगह कपड़ों की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और इस तरह से असहयोग आंदोलन, एक जो छोटी सी चिंगारी थी वो एक धधकती हुई ज्वाला बनकर सामने आया। ध्यान रखिएगा, गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी केवल नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाते हैं, सकारात्मकता भी उनके व्यक्तित्व में है और गांधी अच्छी तरीके से समझते थे अगर हम बच्चों से स्कूल और कॉलेज के लिए मना कर देंगे तो बच्चे फिर कहां जाएंगे। गांधी पहले से ही कुछ रचनात्मक कार्यक्रम निर्धारित कर चुके थे। गांधी के आह्वान पर तमाम धनाढ्य लोगों ने भारत के अंदर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ कैलकाटा हो, चाहे जामिया मिलिया हो, चाहे वो काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो। इन सभी बड़ी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई। और आपको बता दें, गांधी ने स्थानीय स्तर पर न्याय के लिए पंचायतों की स्थापना की, पंचायतों को प्रोत्साहन किया जिससे कि स्थानीय स्तर पर जो है मामलों को सुलझाया जा सके। बड़े पैमाने पर खादी उद्योग को प्रोत्साहित किया गया और भारत में इस दौरान सूती कपड़े का जितना उत्पादन हुआ उतना पिछले 100 वर्षों में भी नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर सूती कपड़ा भारत की मिलों में तैयार किया गया और उनके लिए जो धागा जो था, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो सूत का काम था वो पूरे भारत के अंदर चरखे आंदोलन को प्रोत्साहित करके बड़े पैमाने पर सूत इकट्ठा किया गया और इस तरह से गांधी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट होकर सामने आया। अंग्रेजी सरकार इस बढ़ते हुए खतरे से
उसके पैर उखड़ चुके थे और गांधी का नेतृत्व एक नई दिशा ले रहा था। इसी समय एक घटना घट जाती है। गोरखपुर का चौरा चौरी नामक स्थान है, यहां पर एक बड़ी घटना घट जाती है कि कुछ प्रदर्शनकारी अंग्रेज सरकार का विरोध करके एक रैली निकाल रहे थे। पुलिस के नुमाइंदों ने इन प्रदर्शनकारियों को रोका और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। गांधी ने पहले ही सीख दी हुई थी कि मेरे आंदोलन में हिंसा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया तो वो अपने धैर्य और संयम को खो बैठे और उन्होंने पुलिस की पिटाई कर दी और पुलिस को थाने में बंद करके पेट्रोल डाल के आग लगा दी और इसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ये घटना इतिहास में चौरा चौरी की घटना के नाम से दर्ज हुई। फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना घटित। गांधी को जैसे ही इसकी सूचना शाम तक मिली, गांधी अपनी नीतियों के प्रति बेहद ईमानदार है। गांधी ने तत्काल आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। किस घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? चौरा चौरी की घटना के बाद। ध्यान दीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना के पश्चात गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित। ये एक बहुत अहम पहलू था। यहां से गांधी की न्यायप्रियता और सत्यबोधता का दर्शन होता है। गांधी इतने बेहद ईमानदार हैं, गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अपना आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक तरीकों से चलाऊंगा, हिंसा का कहीं भी प्रवेश नहीं होगा। यद्यपि गांधी के इस फैसले पर गांधी के तमाम साथी और स्थानीय नेताओं ने भी विरोध किया, गांधी की आलोचना की और कहा कि जब पूरा देश उबाल पर था, गांधी ने अचानक इस आंदोलन को वापस लेकर भयंकर भूल की। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं, गांधी अपने मंतव्य में एकदम ईमानदार हैं। गांधी हिंसा के कहीं भी समर्थक नहीं है और गांधी ने अहिंसा का पालन करते हुए चौरा चौरी की इस घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस घटना की सारी जिम्मेदारी गांधी पर सौंप दी और गांधी को दोषी मानते हुए मार्च 1922 में गांधी को 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया। मार्च 1922 में गांधी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 6 साल की सजा। गांधी को 6 साल की सजा हो गई और गांधी असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। पूरा देश फिर से सन्नाटे में आ चुका था। जिस उबाल और आक्रोश के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई गति ली थी, वो चौरा चौरी की घटना के बाद बिखर गया, टूट गया और फिर से भारत के अंदर एक निराशा आ गई और आंदोलन जो था वो कुछ समय के लिए बहुत धीमा हो गया।